15 मिनट क्वेश्चन लगाए, 16वें मिनट में गलती हो गई, 15 मिनट बर्बाद। कहीं ना कहीं फिजिक्स को लेके भी हो सकती है, अभी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो एंड टाइम पे क्वेश्चन बनता नहीं है। कि रेस होती है, बहुत सी दौड़ होती है, हर जगह टारगेट नहीं होता फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का, कई जगह टारगेट होता है रेस को सक्सेसफुली फिनिश करने का। बच्चे ने पूछा है कि किसी चैप्टर को क्लियर करना है तो कितने क्वेश्चंस करूं कम से कम। देखो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से पढ़ने पे AIR1 आ जाएगी। हाँ भाई क्यों नहीं आ जाएगी, चचा विधायक है। कहने का मतलब यह है कि मेटलर्जी को 2 पार्ट में पढ़ के जाना चाहिए। बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है, IOC है, OC है, समय के साथ भूल जाते हैं। क्या करें, एक न्यूज आई मेंस में से कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ध्यान देना उन्होंने कम कर दिया। वो ये भूल गए कि मेंस में से हुआ था, एडवांस में से कुछ भी नहीं हुआ। और कैसे हैं भाई? तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे। तो वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे देता हूँ, हाउ इज द जोश? गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो फाइनली हमारा टारगेट क्या है 2025? तो उसके लिए तैयार हो? तो मतलब कमर कस के आए हो, मतलब सिर्फ बेल्ट ही कस के आए हो, या मतलब ओवरऑल सोच के आए हो कि फोड़ना है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ दिमाग में प्लानिंग्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे IIT को क्रैक करना है, क्या करना है। नो डाउट नेट बहुत कुछ सोच के चले होगे, और इसमें टीचर्स भी आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेंगे। टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशन के कैप्सूल मिलते रहेंगे, चिंता मत करो जब भी डीमोटिवेट फील करोगे। अच्छा, डीमोटिवेट फील तो नहीं करते? मतलब है कभी पेपर में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आ जाए तो कभी कभी कुछ ऐसा फील होता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब डीमोटिवेट होते हो किसी भी वजह से तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? मतलब किसी के बारे में सोच लेते हो या क्या करते हो? हर इंसान, अरे हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो? मैं सोच रहा हूँ किसी के बारे में सोच लेते हो, मतलब IIT के बारे में सोच लेते हो, रैंक के बारे में सोच लेते हो, हैं? क्या करते हो? कैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, आज के इस सेशन का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि लाइफ में आगे हमारा जो टारगेट है, नो डाउट इन इट, मेन टारगेट तो हमारा आपको पता ही है कि मेंस है और एडवांस है, नो डाउट इन इट, लेकिन इसको चेस कैसे करना है, किस मेंटेलिटी के साथ, किस माइंडसेट के साथ हमें इसको चेस करना है। तो पहले मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद अपन दिल की बातें करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब हाँ, मतलब तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना, उन क्वेरीज को मैं शांत करूंगा। हाँ ये देखो खाए पिए लुढ़के हैं, अच्छा आप लुढ़के थे, ओके। हाँ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारी जो भी क्वेरीज हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। मतलब तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम मत ले आना, बोल मत देना कि सर किसी ने ना बोल दिया क्या करूं, ये प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी भाई इसके लिए। एनीवेज, तो 2025 हमारा टारगेट है, मेन टारगेट, और इसके लिए नो डाउट इन इट हमें कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग्स बनानी होंगी, या यूं कहिए जिसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए ताकि हम IIT को क्या कर सकें बेटा, क्रैक कर सकें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें सोचनी होंगी। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या होती है? कि आप कंसेप्ट में स्ट्रांग हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप उनको लेके कंसेप्ट्स में स्ट्रांग हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बता सकते हो वो क्या होती है? दिमागी तौर पे मजबूत होना। आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है किसी भी चीज को लेकर के, जो भी आप प्रोसेस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के आपका प्रोसेस कैसा है, आप किस तरह की अपनी अप्रोच रखते हैं, आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, वो मुझे डायलॉग याद नहीं रहते, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, वो क्या था वो है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो
हाँ या ना? तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। देखो सीधी सी बात है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आपके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, क्या है, वैसा ही आपको नो डाउट इन आउटपुट मिलने लगता है। अगर आप अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अच्छा होगा या नहीं होगा इसका तो मैं नहीं कहता, लेकिन बुरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ हाथ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बाय द वे मान लीजिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो भाई इसकी काफी हद तक चांसेस हैं कि अच्छा हो या ना हो, बुरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पढ़ाई में स्ट्रांग होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सोच। अब इस सोच को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, ये बिगड़ती कैसे है, ये सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी सब्जेक्ट को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। वैसे मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करूंगा, फिजिक्स मैथ्स जो भी सर आएंगे वो भी आपको कभी ना कभी गाइड करेंगे। मैं केमिस्ट्री को लेकर के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं क्लियर करूंगा कि आखिरकार आपको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले कुछ मिथ जो होते हैं सब्जेक्ट्स को लेके, और जरा उन पर डिस्कस कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक, यूजली मैं इनऑर्गेनिक पे यहाँ पे पीडब्ल्यू में इनऑर्गेनिक को लेकर के सेंट्रलाइज हूँ, है ना, इनऑर्गेनिक में डील करता हूँ। इनऑर्गेनिक को लेके एक बात पूछता हूँ, कैसा सब्जेक्ट है? थ्योरी नहीं, मेरे मुंह पे तारीफ मत करो कि अच्छा सब्जेक्ट है, बुरा सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तुम दिल से कह सकते हो कि तुम क्या सोचते हो इनऑर्गेनिक को लेके। थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, हाँ या ना? ये थोड़ा तुम सब्जेक्ट की इज्जत कर रहे हो इसलिए कह रहे हो, नहीं तो मुझे पता है अंदर से आवाज आ रही होगी बड़ा बकवास सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है, याद ही याद करना है, हाँ या ना? यही एक्चुअल में मैं यही बात कह रहा हूं, यही तो हमारी सोच है, इसी सोच को हमें सुधारना है। और ये सोच ऐसा कुछ नहीं है कि इनऑर्गेनिक को लेके हो सकती है, ये सोच किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकती है। उस सोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मैथ्स को लेके हो सकती है, कितना भी कोशिश कर लो जरा सा 10 माइनस ऊपर नीचे हुआ नहीं कि नंबर साफ, 15 मिनट क्वेश्चन लगाए, 16वें मिनट में गलती हो गई, 15 मिनट बर्बाद। फिजिक्स के लिए भी हो सकती है, मैथ्स के लिए भी हो सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी हो सकती है, ओसी के लिए भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। ये सोच किसी के लिए भी हो सकती है, शब्द बदल जाएंगे, समझ रहे हो? तो नेगेटिव सोच किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती है। तो हमें पहले कुछ मिथ जो है उनको क्या करना है बेटा, तोड़ना है। तुम्हें पता है यूजुअली स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, करीब कितने, अराउंड 14 लाख के करीब बच्चा बैठता है, 14 लाख, जो हर साल क्या कहते हैं मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में आता है। जानते हो आपकी सिर्फ कंपटीशन इतने बच्चों से नहीं है, या इस एरिया में जितने इस इंस्टीट्यूट में उनसे नहीं है, या कोटा में जितने बच्चे हैं उनसे नहीं, आपका कितने बच्चों से है कंपटीशन? हर बच्चे का 13,99,900 और जो भी है 99 व्हाटएवर, इतने बच्चों से कंपटीशन है हर बच्चे का। इसमें जानते हो 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कितने? 3 कैटेगरी मैंने बनाई है, एक 70%, एक 25% और एक 5%। जानते हो 5% कौन होते हैं? जिनका सिलेक्शन होता है। ये सुन के कड़वा लगेगा लेकिन कड़वा सच है, ये दिस इज द रियलिटी, सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा है, दिस इज द रियलिटी। 5% बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, हमें उन 5% बच्चों में आना है। 25% बच्चे कौन होते हैं? 25% बच्चे वो होते हैं जो भयानक मेहनत करते हैं, बट उनके अपने अपने बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एंड टाइम पे एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ और हो गया, कुछ भी वॉटएवर, वो डिजर्व तो करते हैं पढ़ाई, वो डिजर्व तो करते हैं आईटीएन बनने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए वो डिजर्व तो करते हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाते सिलेक्ट। 25% वो होते हैं। बचे कितने भाई? 70%। ये 70% होते हैं भाई महाज्ञानी,
इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, रायचंद, ज्ञानचंद। बात समझ में आ रही है? बेसिकली ये वो बच्चे होते हैं, उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो, इनकी भी एक्चुअल में गलती नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि यूजुअली हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। अगर हम अपनी गलतियों को देखने लगे, अपनी गलतियों को सुधारने लगे, तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाए, लाइफ में दुखी खत्म हो जाए अगर हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लग जाएं। ये क्या करते हैं, अपने गिल्ट को कम करने के लिए सामने वाली चीजों में गलतियों को तलाशते हैं। उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये टीचर में गलती तलाशते हैं या इंस्टीट्यूट में गलती तलाशते हैं, या ये बोलते हैं कि वो टेबल ही सही नहीं थी जिस पे मैं बैठा हुआ था, हाँ, या फिर वो बुक के पेजेस ही सही नहीं थे, साफ छपाई नहीं थी उसकी, दिखाई नहीं देते थे वर्ड्स क्या थे, पेन चलाता था, इंक कम थी, दिखाई नहीं देता था, एंड टाइम पे पढ़ के जा ही नहीं सका, व्हाटएवर। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस में कमी निकालते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं बेटा, वो 70% बच्चे रेस्ट 30% बच्चों को, 30% नहीं 5% तो क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, वो तो गए, कितने बचे 25। और या यूं कहो नेक्स्ट सेशन के 100% बच्चों को, किसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट को लेके। किसको लेके? सब्जेक्ट को लेके। इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया के किसी भी, जो भी इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, व्हाटएवर, हमारा अपना PWE बहुत बड़ा है तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे कोई आपको पढ़ाने आया है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी रहेगी। तो उसको जज करके तो देखो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं, उसको भी जज कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर को जज कर लिया, इंस्टीट्यूट को जज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेसिकली प्रॉब्लम कहां आती है जानते हो? वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आप सीनियर समझ करके उनसे एडवाइस लेते हो और वहीं से एक तरह तरह के मिथ चालू होते हैं, खतरनाक मिथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबसे बदनाम टॉपिक की बात करूं, बदनाम सब्जेक्ट की, ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करूं, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है। अगर इतनी बड़ी इनऑर्गेनिक है, कितनी बड़ी, हाँ ये बुक का साइज बता रहा हूं भाई, इतनी बड़ी इनऑर्गेनिक है, तो उसमें केमिस्ट्री बस इतनी है, बाकी इतना क्या है, एक्सेप्शन है। वो तरह तरह की आपको एडवाइस देके जाते हैं, और ये एडवाइस सिर्फ इनऑर्गेनिक को लेके नहीं होती, ये एडवाइस पीसी को लेके हो सकती है, ये एडवाइस ओसी को लेके हो सकती है, कहीं ना कहीं फिजिक्स को लेके भी हो सकती है। अभी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, एंड टाइम पे क्वेश्चन बनता नहीं है। मैथ्स को लेके हो सकती है, किसी को भी लेके हो सकती है। हमें इन मिथ को क्या करना है बेटा, तोड़ना है। याद रखिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, आपको मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपने ऊपर फोकस करने की। यूजुअली आप में से बहुत से होंगे बाइक वाइक चलाते हैं, बहुत से होंगे जिनका ड्राइविंग कार वार पे भी हाथ सेट हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। हमारा क्या टारगेट होता है, कई बार जैसे हम बाइक वाइक चला रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर बाइक अब वैसी है हाईटेक टाइप की, मतलब है ना, सुपर बाइक, पावर बाइक, व्हाटएवर, तो बाई गॉड हमें जॉन इब्राहिम वाली फील आती है। किस किस को आती है, ईमानदारी से बताना। ये देखो, ये वो है, हाँ, जॉन इब्राहिम वाली फील आती है, हाँ आती है। बाइक हाथ में आते ही साइलेंसर थोड़ा सा अलग टाइप का मॉडिफाई करा लेंगे, गुड़ 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 है, समझ में ही नहीं आता पेट से आवाज आ रही है कि साइलेंसर से आ रही है। खैर, तो बाई गॉड जॉन इब्राहिम वाली फील आती है, यस और नो। अब साहब पास में से कोई कट मार के आगे निकल गया, बस भाई ने क्या किया, ईगो पे ले लिया, ये पास में से आगे कैसे निकल गया, बाइक तो हम चला रहे हैं, और गुड़ 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 गुड़, ओ हाँ या ना, और आगे निकल गए, यस और नो। दिल को बाई गॉड बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जिसने पास में से कट मारा, अगर उसको आपने पीछे छोड़ दिया तो। होता है नहीं होता है, सच सच बताना, दिल से बताना, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, कभी कभी यह हरकत मैं कार में भी कर लेता हूँ, हाँ एनीवेज। लेकिन एक सच्चाई है कि जब आप आगे निकलते हो ना, तो आप क्या पाते हो,
कि आपने सिर्फ एक इंसान को पीछे छोड़ा है। अभी इतनी लंबी सड़क पे वो सामने तक जो सड़क जा रही है ना जाने कितने लोग आपसे आगे हैं। किस किस को पीछे छोड़ोगे? क्या टारगेट है हमारा? सिर्फ ब्लाइंडली अंधे होके बस दौड़ते रहे? नहीं, आपका टारगेट सिर्फ आप होने चाहिए। यूजली आपने ऐड देखे होंगे, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी निकालती है और भी सड़कों पे भी इधर उधर लगे रहते हैं, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हाँ या ना? कहीं पे ऐसा ऐड देखा है, जल्दी से सबसे पहले घर पहुंचिए? ऐसा तो नहीं है, हाँ या ना? तो भाई हर जगह बहुत सी रेस होती है, बहुत सी दौड़ होती है। हर जगह टारगेट नहीं होता फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का, कई जगह टारगेट होता है रेस को सक्सेसफुली फिनिश करने का। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपने अंदर की कमियों को दूर करना शुरू करें, अपने ऊपर फोकस करिए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। एक बात बताइए, पेपर दे के आते हैं, कई बार मार्क्स वैसे नहीं आते, डिसअपॉइंट फील होता है, या मेहनत तो बहुत करके गए थे, ठीक है, पड़ोसी के अच्छे आ गए, हमारे अच्छे नहीं आए, तो क्या करते हो? ये एनालिसिस करते हो ना, क्या मुझसे क्या गलती हो गई, या ये सोचना शुरू कर देते हो कि उससे क्या गलती नहीं हुई, ये वो फलाना ढिमाका। यही तो सबसे पहले सोचना चाहिए ना कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो अगर ये एटीट्यूड रखोगे कि मुझे अपने अंदर क्या करना है बेटा, सुधार करना है, अपने अंदर अपने आप को इंप्रूव करना है, डे बाय डे अपने अंदर जो मेरी कमियां हैं उनको दूर करना है, तो आप 101% क्या होगे बेटा, सक्सेसफुल होगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अड़ोसी पड़ोसी से कंपटीशन छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए और किसी भी सब्जेक्ट को इक्वल प्रिविलेज दीजिए। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। यूजुअली ओसी, पीसी, मैथ्स और फिजिक्स तो एक अलग ही सब्जेक्ट हो गए, वो तो पूरे आते ही हैं, उसमें कोई शक नहीं। आपको पता है, सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं, ओसी, पीसी और आईओसीपी। यूजुअली आईओसी को लेकर के एक अजीब सा एक और मिथ होता है, क्वेश्चन कम आते हैं। सुना होगा शायद आपने, सुना है नहीं सुना है? क्या लगता है, क्वेश्चन इक्वल आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, कैसे आते हैं? हैं? वो तो खैर मे भी हो सकता है, कुछ कह रहे होंगे आप पूछ रहे हैं तो शायद इक्वली आते होंगे मे बी। चलो खैर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, कोई वैसे तो सर्टेनिटी नहीं होती कि कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, इक्वल आएंगे। कभी भी तीनों सब्जेक्ट में किसी का भी वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, समझ रहे हो? ईयर बाय ईयर कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पिछले 8-10 सालों को एनालिसिस करें, मैं जैसे आपको 2023 का एग्जांपल देता हूं। 5 टॉपिक, कितने टॉपिक? 5 में से 5 वो टॉपिक थे जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। जिनमें से क्या आए बेटा? मैक्सिमम क्वेश्चन आए। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनमें से 3 टॉपिक जो थे वो इनऑर्गेनिक के थे। एक टॉपिक ऑर्गेनिक का था, एक टॉपिक पीसी का था। तो ऐसी छोटी छोटे जो मिथ बने हुए हैं कि रट्टा मार सब्जेक्ट है, या फिर क्वेश्चन कम आते हैं, वेटेज कम रहता है, ये वो लाइक दैट। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इक्वल प्रिविलेज दें, क्योंकि आपको, हमको, किसी को नहीं पता कि सब्जेक्ट में कहां से कौन सा क्वेश्चन कैसे उठ करके चला आएगा। बीच में क्या हुआ, जब लास्ट ईयर हम लोग बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे थे, अचानक क्या कहते हैं, एक न्यूज आई, मेंस में से कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है भाई साहब, पढ़ाते पढ़ाते धे दनादन स्पैमिंग चालू हो गई, इधर पढ़ा रहे हैं उधर स्पैमिंग चालू हो गई, अरे ये सब्जेक्ट तो इतना कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। बच्चों ने, तुम्हें पता है बच्चों ने क्या किया उस सब्जेक्ट को लेकर के इतने ज्यादा फ्री हो गए, फ्री माइंड हो गए भाई साहब। मेटलर्जी हो या क्या कहते हैं आपका एस ब्लॉक हो या हाइड्रोजन कंपाउंड हो, ऐसे खत्म सा कर दिया, बिल्कुल उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। कई बार मैंने देखे बहुत से बच्चे जो पर्सनली कांटेक्ट में होते हैं, है ना, मैंने देखा कि मतलब उनके मार्क्स को मैंने ऑब्जर्व किया, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ध्यान देना उन्होंने कम कर दिया। वो ये भूल गए कि मेंस में से हुआ था, एडवांस में से कुछ भी नहीं हुआ। एडवांस में तो जो जैसा आना है, आई रिपीट, जो जैसा वो तो वैसे ही आना है, उसमें तो कोई कमी
नहीं हुई। तो भाई मेरे इस तरह की जो सोच होती है ना, हम क्या करते हैं, अक्सर आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको लगा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, सिलेबस कम हो गया कम हो गया कम हो गया, और बिल्कुल फ्री से हो गए। बिल्कुल जैसे मान लो बस सब्जेक्ट ही हट गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट ही जैसे मान लो हट गया। गलत है। अगर आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, सिर्फ मेंस नहीं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बेटा? एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। पहली बात तो एक बात ध्यान रखें कि लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, जब आप 100% कुछ अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा होता है? 70%। अगर आप 70% के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको आउटपुट कितना मिलेगा। तो कभी भी आसान रास्ते मत तलाशिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अरे यार मेंस से हटा है ना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन टॉपिक्स पे ध्यान ना दें। एडवांस से तो कुछ नहीं हटा, एडवांस में तो सब कुछ वैसा ही होना है। तो ऐसी कुछ चीजों को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और इन्हीं चीजों को दिमाग में रख करके आगे बढ़ना जरूरी है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को अगर आप सब्जेक्ट पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आई रिपीट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कोई बच्चा बताएगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं ये बात ऑनलाइन में कई बार बोल चुका हूं, इसलिए पूछा हूं, मे बी कभी किसी ने सुना हो, मे बी। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। किसी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, रिवीजन, प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्व, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी तो बाई गॉड ऐसा वर्ड है, इसका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। हाँ, कसम से जिसको देखो वही स्ट्रेटेजी। होती क्या है भगवान जाने। हाँ, आगे टाइम मैनेजमेंट, यू मीन टाइम दे। और कोई रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी, और फोकस। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा। काफी चीजें आप लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप जो मैं सुनना चाहता था उसके कितने क्लोज हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम ये तो पता चला कि हाँ, लोगों के मन में, बच्चों के मन में, आपके मन में कितने थॉट्स हैं, अच्छे हैं। चलो वेरी गुड। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। क्या हर एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर होते हैं, क्या वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। सर ये क्यों बता रहे हो हमें? क्यों अचानक आपके मन में ऐसा थॉट क्यों आया सीक्वेंस को लेकर के? क्योंकि हर बच्चे का एक क्वेश्चन होता है नया चैप्टर शुरू होते ही, क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? देखो चेहरे पे हंसी आ गई। आधे सोच रहे होंगे मैं भी उनमें से एक था। हाँ, जैसे ही पीरियोडिक खत्म हुई, केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुई, क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? क्या यहां से पढ़ने पे AIR1 आ जाएगी? हाँ भाई, क्यों नहीं आ जाएगी, चचा विधायक है। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई, मोल कंसेप्ट खत्म हो गया, नया चैप्टर आ गया, क्या मैं यहां से शुरू कर सकता हूं? तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक्चुअल में वो ये सुनना चाहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि उसके अंदर का गिल्ट खत्म हो जाए। भाई साहब, सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं, बिल्कुल बेसिक से। भाई तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, तुम OC पढ़ो, तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, बस ये बता दो एलिमेंट की पहचान नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा PCOC। तो क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है? कौन सा चैप्टर जरूरी है? अब मैं नहीं कह रहा भाई, तुम ही कह रहे हो कि पीरियोडिक जरूरी है, और शायद पीरियोडिक इनऑर्गेनिक का ही होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, चेहरे की मुस्कान बता रही है। तो भाई साहब, सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। GOC पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ या ना? हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वो फलाना ढिमाका, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, यस और नो? केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन मत पढ़ो। क्या मत पढ़ो? मैं तो कहता हूं केमिकल बॉन्डिंग ही मत पढ़ो। क्या वैलेंसी, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कुछ मत पढ़ो। ओवरलैपिंग, सिग्मा, पाई, डेल्टा, कुछ मत पढ़ो।
जाके पढ़ लो ओसी। मुद्दा ये नहीं है कि आईओसी इंपॉर्टेंट है, मुद्दा ये है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आप सीक्वेंस से पढ़िए, सीक्वेंस आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मुद्दा ये भी नहीं है कि मैं आईओसी की बात कर रहा हूं, मुद्दा ये है कि फिजिक्स में भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पीसी, ओसी, आईओसी सब में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो माय डियर आपको सुन के दुख होगा, कंसिस्टेंसी, टाइम, फोकस सब धरा का धरा रह जाएगा। उठा लो सीधे ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपीडीएफ, और क्या कहते हैं, रट्टा मारो किसका, रिएक्शंस का, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर उसी ब्लॉक केमिस्ट्री को आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ करके करने जाते हैं, बाई गॉड वो हलवा हो जाता है, मक्खन हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट में पहला पॉइंट, आई रिपीट, क्या इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस। कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए? मैं तुम्हें एक कंडीशन दे रहा हूं, इमेजिन करो कि तुम कोचिंग जाते हो, या इमेजिन करो तुम स्कूल जाते हो, या इमेजिन करो कि तुम्हारी अभी कोचिंग पूरी हो गई है, सिलेबस पूरा हो गया है और स्कूल पूरा हो गया है। तो इन दो कंडीशंस हैं तुम्हारे पास, कितनी? दो। पहली कंडीशन लेते हैं कि तुम कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो और उसके साथ तुम्हें घर पे स्टडी करनी है। 24 आवर्स में इंक्लूडिंग कोचिंग, स्कूल, ये वो सब मिला मिलू करके कितने आवर्स तुम्हें स्टडी करना बनता है? 10 से 12। और कोई 16-17 घंटे वाला नहीं है? 16-17 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे कम है। हाँ, नहीं, सुनो, अगर 2 मिनट के लिए मान लो कि आप क्या कहते हैं कोचिंग में जाते हो या स्कूल में जाते हो, व्हाटएवर, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप 3 से 4 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी को दे पा रहे हो, बेस्ट काम कर रहे हो। आपसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर आप 3-4 घंटे कोचिंग और स्कूल जाने के बाद भी घर पे निकाल पा रहे हैं, 3-4 घंटे आप सब्जेक्ट को दे पा रहे हैं, बेस्ट। लेकिन सपोज अगर कोचिंग नहीं है इस समय, स्कूल भी सब फिनिश हो गए, अब सेल्फ स्टडी का समय है, एग्जाम आने वाले हैं, ये वो लाइक दैट, ठीक है, उस समय कितने आवर्स स्टडी बनती है? मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं खींच करके 12 घंटे की स्टडी मैक्सिमम हो सकती है, 10 से 12। जी हां, 10 to 12 आवर्स। बच्चों के बड़े खतरनाक टारगेट होते हैं, आते हैं, ये भी मैसेजेस आते हैं, सर मैं 16 घंटे स्टडी कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मेरा एक ही जवाब होता है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो। 16 घंटे जो तुम पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है भाई, मुझे क्या दिक्कत है, तुम 16 नहीं 17 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन मुझे बस एक बात बता दो, काम वो करो जो तुम साल के 365 दिन कर सकते हो। अभी किसी ने वर्ड यूज किया था ना, कंसिस्टेंसी, है वो तो जरूरी है ना, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ये तो जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्रिकेट मैच तो हो नहीं रहा कि एक मैच में डबल सेंचुरी तक मार दी और दूसरे मैच में 0 पे चले गए, यानी कि एक दिन 20 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन पड़े हुए हैं बिस्तर पे, बेहोश पड़े हुए हैं, हाँ या ना? ऐसे तो स्टडी नहीं की जाती, यस और नो? तो काम ऐसा करिए जो साल के 365 दिन आप ईमानदारी से कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, टारगेट अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं भाई, जिनके सिलेक्शन हो जाते हैं ठीक है, वो तो जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो शेखी में आकर के कुछ भी सजेशन दे जाते हैं। मैं कहता हूं ईमानदारी से कह रहा हूं 10 to 12 आवर्स, और उसका रीजन बता रहा हूं। दिमाग के साथ गाड़ी को मैं लगातार अगर 70-80 की स्पीड पे चलाऊंगा हाईवे पे, सड़क खाली पड़ी है, ये वो अच्छा खासा, धूप है, भयंकर वाली गर्मी है, तप रही है सड़क,
और मैं दे दम 70 80 90 100 की स्पीड पे भगाए जा रहा हूं, ये सोच करके सड़क खाली पड़ी है, कोई मुझे रोकने वाला, भाई साहब गाड़ी की बैंड बजनी तय है, हो सकता है इंजन सीज हो जाए और डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। ये जो धूप है, ये जो टेम्परेचर है, ये सब ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये धूप, ये टेम्परेचर, ये सब क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं, जिम्मेदारियों का एक बोझ है, जिसके साथ तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। और उसमें तुम अगर रोज का सोचते हो कि मैं 14-15 घंटे स्टडी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो भाई साहब ह्यूमन बॉडी है, ये हमारी एक सिस्टम ही है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? एक तरह का सिस्टम है। ये अगर आपको लग रहा है कि आप 15 घंटे 16 घंटे बैठ करके सारी चीजों को एब्जॉर्ब करे जा रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? आइडियल कंडीशन होती है 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या सिटिंग दे रहे हो, कम से कम कुछ आउटपुट तो निकलना चाहिए, नहीं चाहिए? पढ़ने वाले तो 6-7 घंटे में भी भाई साहब फोड़ करके चले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 12 घंटे फिक्स पैरामीटर नहीं है। लेकिन हाँ, ईमानदारी की बात बताऊं तो उन कंडीशंस में जब आपके स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सब फिनिश हो चुका है, 10 से 12 घंटे की आपकी स्टडी बनती है। बात समझ में आ रही है? अब फाइनल एक टॉपिक पे आता हूं कि सीक्वेंस क्या जरूरी है। आई रिपीट, सीक्वेंस क्या जरूरी है। बस जब भी आप इनऑर्गेनिक को शुरू करें तो क्या करना है आपको? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है। पीरियोडिक टेबल में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल क्या है ना, थोड़ा सा बदनाम टॉपिक है। बदनाम टॉपिक ऐसे है कि भाई इसमें एक्सेप्शन है, ये है, वो है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक्सेप्शन है, आई एग्री विद यू। मैं मना नहीं करूंगा कि भैया एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्शन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्शंस कम हैं, ठीक है ना, और लॉजिकल हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, कुछ याद रखने, सब कुछ याद रखने ही वाले हैं, कुछ और करना ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात सही है, हैं, लेकिन लॉजिकल है। कुछ एक एक्सेप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर डेटाबेस हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखो, जहां है एक्सेप्शन वहां से आता है क्वेश्चन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब पीरियोडिक टेबल आपकी स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद बात आती है बेटा केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, सिलिकेट्स, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सी एसिड, ऐसे कुछ एक बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस रहता है। आई रिपीट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इनमें से बिल्कुल बिंदास पढ़ के जाना है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फेजांस रूल। फेजांस रूल बेटा क्या है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। फेजांस रूल में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें अपन इसमें पढ़ के जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फेजांस रूल जब अपन पढ़ते हैं उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन करके एक एप्लीकेशन आती है। MCO3 ऑन हीटिंग क्या देता है? MCO3 ऑन हीटिंग क्या देता है? कि भाई ये ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड और प्लस CO2 देता है। अरे हाँ या ना? यस और नो? हाँ, क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। तो क्या देता है? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आपको करना क्या है? मेटल ही तो बदलना है? हाँ बिल्कुल, मेटल ही तो बदलना है। और करना क्या है? तो भाई मेटल बदलते जाओ, आंसर आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ZnCO3, हाँ बोलो, शाबाश शाबाश, ZnCO3 बिल्कुल सही बोला, ZnO प्लस CO2 दे देगा। PbCO3 क्या दे देगा बेटा? PbO प्लस CO2 दे देगा। तो भाई मेरे, एक आपने थर्मल स्टेबिलिटी का एक पॉइंट पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग क्या देता है? ये देता है। अब आप देखो उस पर सारी रिएक्शन आपकी 1 बाई 1 करके होती चली जा रही है। तो इस तरह की चीजें होती हैं भाई। ये सारी चीजें अपन फेजांस रूल में भी पढ़ते हैं, यही चीजें अपने ब्लॉक केमिस्ट्री में काम आती हैं, यही चीजें अपने सॉल्ट एनालिसिस में काम आती हैं। देन इसके बाद बात आती है किसकी? कोऑर्डिनेशन की।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे IUPAC है, नॉमेनक्लेचर है, CFT है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लिगेंड्स भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने वो टॉपिक बताए जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइसोमेरिज्म फिक्स है, CFT फिक्स है, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आपने पीरियोडिक पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से समझ में आएगा। जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लाला सॉल्ट। सॉल्ट एनालिसिस भी बोला जाता है, सॉल्ट भी बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉम्बो है बेटा। हाँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि तूने पढ़ा हुआ है, सही है, सही कह रहा है। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये कॉम्बो है। क्या, किसका कॉम्बो है? पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री का कॉम्बो है, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री का। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ लिया तो मान करके चलो कि आपने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबकी रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया। और सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने के बाद इन ब्लॉक केमिस्ट्री की सिर्फ थ्योरी पढ़ने को रह जाती है और कुछ नहीं। भाई बहुत सारी रिएक्शन है, 400, 500, हाँ या ना, हर एक रिएक्शन को तो कवर करना पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में उसको क्लासीफाई कर देते हैं। अब क्लासीफाई कर देते हैं तो उसमें आप समझ ही जाओ कि जैसे मान लो आयन एक्सचेंज है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, और क्या कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये 5 तरह की रिएक्शन बताते हैं। अब जितनी भी 400-500 रिएक्शन है ना, वो इसी तरह की रिएक्शंस को क्या करती हैं बेटा, फॉलो करती हैं। तो मान लो अगर आपने रेडॉक्स समझ लिया, यानी कि 100-200 रिएक्शन जेब में रखनी, दिमाग में रखनी। आपने थर्मल डिकम्पोजिशन समझ लिया, यानी कि 100 रिएक्शन आपने अपने दिमाग में रख ली। तो बिखरे बिखरे याद करने से अच्छा है उसको सिस्टमेटिक वे में करें। कैसे करें, सिस्टमेटिक वे में करें। सॉल्ट के बाद क्या आता है बेटा, ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा जाता है। ब्लॉक केमिस्ट्री में S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, और क्या हो गया बेटा, F ब्लॉक हो गया। तो ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि S ब्लॉक को आप लोग भी जानते हो मेंस में से गायब कर दिया गया है, लेकिन एडवांस से तो गायब नहीं हुआ भाई, पढ़ के जाना है। और ध्यान रखें इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर SPDF जो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक है, इनमें से ज्यादातर बेटा इनके जनरल मेथड प्रिपरेशन जो होती है ना, उनमें से क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है, किस में से आता है, जनरल मेथड प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला लाला। हाँ, HNO3 इसका भी ऊपर पूछा जा चुका है। तो कई तरह की मतलब रिएक्शंस पूछी जाती हैं। खैर, जब ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाती है तब फाइनली अपन किस पे जाते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और आखिरी में हम चले जाते हैं किस पे, मेटलर्जी पे। मेटलर्जी बेटा एक इंडिविजुअल टॉपिक है। आई रिपीट, मेटलर्जी एक इंडिविजुअल टॉपिक है। आप इसको चाहें तो कभी बीच में मौका मिले तो बीच में पढ़ लें, एंड में पढ़ के जाना चाहें एंड में पढ़ के चले जाएं। लेकिन ध्यान रखें, मेटलर्जी को पढ़ने का भी अपना एक सिंपल सा तरीका है। इसको 2 पार्ट में पढ़ना चाहिए। कितने पार्ट में, 2। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कौन सा जो भी मेटल है, वॉट एवर, वो जो भी मेटल मतलब आप यूज में ले रहे हैं, मान लो ZnS है, उसमें से जिंक निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फाइड के लिए कौन से प्रोसेस यूज होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं ऑक्साइड्स के लिए कौन से प्रोसेस यूज होंगे, क्रशिंग कब होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग कब होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कब होता है, कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन कैसे करना है, कैल्सिनेशन करना है कि रोस्टिंग करनी है, रिडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, कब कैसे करना है। कहने का मतलब यह है कि मेटलर्जी को 2 पार्ट में पढ़ के जाना चाहिए। कितने पार्ट में पढ़ के जाना चाहिए भाई,
दो पार्ट में पढ़ के जाना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन से जो भी और हैं उनके लिए कौन से स्टेप यूज होते हैं। जब आप इंडिविजुअल जितने भी मेटलिक और हैं सबके लिए आप क्या कहते हैं देख लोगे ना, सबके लिए कि हाँ इस मेटल के लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है, फिर आप जब इंडिविजुअल मेटलर्जी पे आओगे तो भैया उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन सब चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहिए, मगर इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस को समझने के बाद, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है। ये बात समझ में आई? खैर, अब भाई किसी के मन में है लाला, हाँ मैं बेटा उसी पे आ रहा हूं। अब किसी के मन में अगर बाय द वे कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी मन में क्वेरी लेकर के आया हो कि आज तो मैं सर से ये पूछूंगा वो पूछूंगा, तो भाई जो भी पूछना है बिंदास पूछो, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा, साल बदलते जाएंगे, कंसेप्ट तो देखो वही रहेगा। कोई क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिजेंबल करते हुए बेटा आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2 आप लोगों ने सुना होगा, एक नहीं कम से कम 3-4 बार उसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बदल बदल के आया। कभी पूछ लिया डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल कितने जुड़े हुए हैं, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। तो देखो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे ने पूछा, आई थिंक आपने यही पूछा कितने सालों के, एटलीस्ट 10-15 सालों के भी, अगर आप पुराने 10-15 सालों के भी PYQs लगा लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब मैं तो कोशिश करता हूं जो 1978-80 के आसपास से जितने भी PYQs हैं वो बच्चों को नोट्स में प्रैक्टिस में करा देता हूँ। कहीं बीच में थ्योरी के पॉइंट में लिखवा देता हूँ, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। लेकिन हाँ 10-15 सालों के भी करोगे ना तो चल जाएगा, बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन ये सोच के मत जाइए कि NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता है, या ये सोच के मत जाइए कि सिर्फ PYQ करके जाऊंगा तो उसी से सब हो जाएगा। ये थोड़ा सा, इस सोच से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर ऐसा होता तो भाई फिर कोचिंग की जरूरत ही क्या थी, सब के हाथ में NCERT है, सब पढ़ पढ़ा करके सब AIR बन ही लाते, 2 भी ना आती किसी की। और कोई? हाँ बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है, कसम से कह रहा हूं, अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। IOC है, OC है, समय के साथ भूल जाते हैं, क्या करें। बात बिल्कुल सही है साहब, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स हद से ज्यादा घुसे हुए हैं, बहुत ज्यादा है। रहा सहा काम हमारी वेब सीरीज ने भी कर ही दिया, आपने देखा ही होगा कि IOC ये IOC वो फलाना डिमका, है ना। तो ये सोच जो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है कि थ्योरी जिस समय आप पढ़ रहे हैं, एक तो मैंने सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट को समझने का अलग ही आनंद आएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बार थ्योरी पढ़ ली है, दोबारा बार बार उसको पढ़ने की कोशिश ना करें। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपनी थ्योरी को इंप्रूव करें। दिस इज माय प्रॉमिस कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बढ़ा दीजिए, IOC OC में आपको अपने आप फील आने लगेगा कि हाँ मुझे ये भी समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी होता है भूल गए फिर थ्योरी पढ़ी, फिर भूल गए फिर थ्योरी पढ़ी, फिर दीवारों को अच्छे से सजा दिया, कलर ये वो फलाना ढिमाका, ये कलर का चार्ट, ये एलिमेंट का चार्ट, ये इसका चार्ट, वो उसका चार्ट, रिएक्शन का चार्ट। फिर लगता है कि इन सब चार्ट को चाट जाएं तो हमारा भला हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ स्ट्रेस देने वाली चीज होती है जो हम अपने कमरे को भर लेते हैं ना छोटे बड़े चार्ट से, वो और कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक स्ट्रेस देता है। सबसे अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, भला अपने आप हो जाएगा। और बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। बच्चे ने पूछा है कि किसी चैप्टर को क्लियर करना है तो कितने क्वेश्चंस करूं कम से कम। देखो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है,
होता है ना, समस्या ये है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, रुकने का मन ही नहीं करता, और कहीं पे क्वेश्चन बनना बंद हो गए, वहां पे बाद में उसको उठा के देखने का मन, दिस इज द रियलिटी। खैर भाई मेरे मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स 80-90 क्वेश्चन या 70-80 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं किसी भी चैप्टर को क्लियर करने के, ऐसे तो फिर कोई लिमिट नहीं है। बाकी 70-80 क्वेश्चन होते हैं, अगर इससे ज्यादा आपको नीड है तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपके कॉन्सेप्ट में समस्या है, अदरवाइज 70-80 क्वेश्चन बहुत होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई ये कर लेते हैं कि 1 घंटे में मुझे कितने क्वेश्चन करने चाहिए। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। भाई साहब कोई बताएगा फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए 1 घंटे में? भाई मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, अगर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत अच्छा लेवल मतलब एडवांस, कौन सा, तो भाई 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर तुम 1 घंटे में लगा लेते हो, 12 क्वेश्चन कितने, मैं कहता हूं भाई मतलब धन्य हो। बात समझ में आ रही है? और करीब करीब मैथ्स की भी वैसी ही स्थिति है। तुम्हें पता है एडवांस में कट ऑफ कितना आता है? करीब करीब 18 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज, हाँ या ना, पता है? हाँ, तो 20-25 की तो बात ही मत कर, नहीं तो फिर कभी ना कभी ऐसा रिकॉर्ड बनता है जब एडवांस में पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। खैर तुम्हें बता दूं 80-90 नंबर लाने में भी जोर आ जाता है कट ऑफ। बात समझ में आ रही है? डरा नहीं रहा हूं, समय के साथ चिता रहा हूं। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम्हें बता दूं किसी गलतफहमी में ना रहो। मेंस फिर भी बच्चा अच्छे से क्रैक कर लेता है, एडवांस में बड़ा जोर आता है बेटा। तो 18 क्वेश्चन तो लगभग एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट मैथ्स में, फिजिक्स में, तीनों केमिस्ट्री सब ऐसे वैसे मिला मिल के। तो भाई साहब अगर आप 12 क्वेश्चन तक बना पा रहे हो ना 1 घंटे में एडवांस के, भाई साहब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यही काम फिजिक्स में है, यही काम मैथ्स में है, और केमिस्ट्री में कुछ ऐसा है कि पीसी के अगर आप 15-20 तक बना पा रहे हो, और आईओसी और ओसी के आप 30-30 क्वेश्चन बना पा रहे हो, कितने 30-30 30-30 1 घंटे में, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बस ये टारगेट होना चाहिए। लेकिन बाकी लालच की कोई सीमा नहीं है, आप 70 क्वेश्चन करो, 80 करो, 90 करो, 100 करो, वो तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ आइडियल सिचुएशन बता दी है, 70-80 क्वेश्चन में आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाना चाहिए। इवन फिजिक्स मैथ्स का तो हो ही जाना चाहिए। आईओसी ओसी थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 100 ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा तो किसी में नहीं बनता। फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर के लिए 70-80 क्वेश्चन बहुत है। बात समझ में आ रही है? बस ठीक है भाई, तो मिलते हैं और मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।